कल के लेक्चर में ये देखा गया था कि कैसे रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होता है जब एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको पढ़ते समय ध्यान में ये एक चीज़ आया था कि बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है और जिसके कारण यदि उस पर से मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है तो उसमें भी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज रह जाती है जिसको रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो उसी को आपको आज पढ़ना है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, कि रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट जो है कि टॉपिक है आपका रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, ये ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को ध्यान समझिए। पहले इसका एक ग्राफ बनाते हैं। कह लीजिए कि इसको समझने के लिए जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाते हैं वो, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो, ठीक है, दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब H अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होता है। तो दोनों के बीच में ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, H जो हमने अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये जो मटेरियल के अंदर जो आपका बन रहा है जिसको B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे, ये है B। अब कंडीशन ये है कि जिस समय मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई नहीं हम करते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे AC में भी आप पढ़ते हैं और ऐसे भी आपको ये जो है कि ध्यान देना पड़ता है, ये बहुत जगहों पे मिलता है। बेसिक BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि आप पढ़ते हैं तो AC एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें भी ये मिलता है। बाकी बहुत सारे मशीन और मैग्नेटिक मटेरियल को समझने के लिए इस कर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि जिस समय यदि हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल यदि हमारे पास है उस समय H की वैल्यू यदि 0 रखते हैं, ठीक है, H की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास जो है कि B की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। मतलब यहाँ पे यदि लिखें कि H यदि 0 है, हमने जो अप्लाई मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ किया है उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगी उस समय, 0। तो ग्राफ आपकी जो स्टार्ट होगी वो 0,0 से स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ से, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे B की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। B का मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, H की वैल्यू ज़्यादा होगी तो B की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यह एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि B इक्वल टू, अभी ऊपर ये फार्मूला बताया गया था, μ0 μr और ये H। ये इस रिलेशन से भी आप समझ सकते हैं कि ये रिलेशन में B की वैल्यू बढ़ेगा तो H की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये इस तरह से, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस समय जो भी मटेरियल है, जैसे मान चलिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप H की वैल्यू कितना भी बढ़ा लीजिए, H की वैल्यू आप कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन जो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट इसलिए होगी कि जितना उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है मैग्नेटाइज होने का, या जितने उसमें डाइपोल बनने के हैं, जितने बन गए डाइपोल उतने ही डाइपोल रहेंगे, उससे अधिक नहीं डाइपोल क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक आगे डोमेन थ्योरी पढ़ी जाएगी कि जो टीनी मैग्नेट है या जो डाइपोल है वो उतने फिक्स है। तो इसका मतलब कि आप H की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे लेकिन B की वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो ये ग्राफ आपकी यहाँ से ऐसे सेचुरेशन की कंडीशन में चली जाएगी, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे सेचुरेशन।
सेचुरेशन। ठीक है, अब जैसे ही हम H की वैल्यू को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, कम होने की कोशिश करेगा, कम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब वो वैल्यू कम होगी, लेकिन आप जानते हैं कि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है तो तुरंत तो जीरो होगा नहीं। तो वो यहाँ से अब इस पॉइंट से यदि सेचुरेशन पॉइंट मान ले रहे हैं, तब यहाँ से ये फिर से कम होना स्टार्ट होगा और ये जीरो पे आएगा। जीरो पे आता, लेकिन इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। क्यों इस पॉइंट पे आके रुकेगा? इसलिए रुकेगा इस पॉइंट पे आके क्योंकि वो जिस समय आप H की वैल्यू जीरो कर, अब यहाँ पे H की वैल्यू क्या है? जीरो, लेकिन B की वैल्यू कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो H हमने तो हटा दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन B की वैल्यू है, और यही B आपका रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इसी को बोलते हैं, जिसको इस वाले पॉइंट को BR से डिनोट करते हैं। ठीक है, BR। अब यहाँ पे लिख रहा है कि BR क्या है? ये BR रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, या इसको एक लैंग्वेज में बोलते हैं रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी BR। ठीक है, या इसी को आप रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहे हैं रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट, आपको समझ में आ गया। अब यहां से ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो यहां आके मिलेगा इस पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे B की वैल्यू क्या है? जीरो, लेकिन यहाँ पे H की वैल्यू है, तो इसको इस पॉइंट को जो है कि लिखते हैं माइनस के HC। क्यों? क्योंकि ये आपका H है। ठीक है, और माइनस के डायरेक्शन में है तो ये माइनस HC हो गया। अब माइनस HC क्या है, इसको भी लिखते हैं। अब ये ग्राफ फिर से ऐसे ही जाएगा और फिर ये रिपीट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस के BR, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में भी रेटेंटिविटी होगा, और फिर ये ऐसे ही ग्राफ आके एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया HC प्लस में। आया समझ में? इसका मतलब कि जो आपकी दो वैल्यू हमें निकल के आई, एक तो ये वाला पॉइंट, ये BR है, BR रेटेंटिविटी है ये। ठीक है, और ये माइनस HC है, ये माइनस BR है, और ये जो है कि आपका प्लस HC। अब HC क्या है उसको लिखिए, HC आपका कोर्सिव फोर्स इसको बोलते हैं। HC इक्वल टू कोर्सिव फोर्स। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, अभी ऐसे सिंपल समझिए। ठीक है, कोर्सिव फोर्स है ये, CORE है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोर्सिव फोर्स, ये हो गया। ग्राफ क्लियर हुआ? अब ये ध्यान रखिए कि इसमें कुछ पॉइंटेड लिखना है। ठीक है, ध्यान समझिए। पहली चीज कि जिस समय V की वैल्यू VR होगी, उस समय व्हेन, जब H इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ग्राफ में समझ लीजिए। ठीक है, ये वाला, और ये जो ये पॉइंट है, जो ये वाली आपका ये जो लाइन है, जो जिस लाइन से बनना स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं विर वर्जिनल वर्जिनल कर्व। ठीक है, वर्जिनल कर्व। अब इस टोटल पूरे को कह लीजिए कि ये टोटल जो बना हुआ ग्राफ है, इसको आप यदि जानते होंगे, पहले पढ़े होंगे बेसिक, तो इसको हिस्टेरिसिस कर्व भी बोलते हैं। हिस्टेरिसिस, ये हिस्टेरिसिस कर्व है। ठीक है,
और ये इसी को हिस्टैरिसीस लॉसेस के नाम से भी जो है कि जाना जाता है, ये आगे चल के आपको जानकारी होगी। अब ये रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी पढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये था कि आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब पढ़ रहे हैं तो उसमें रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होता है, बनता है। तो इस वजह से आपको रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को जानना ही पड़ेगा कि रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंटेड है जिसको नोट डाउन करते हैं। देखिए, जो आपका वर्जिनल कर्व है, वर्जिनल कर्व ए मैग्नेटाइजिंग कर्व भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन टाइजेशन कर्व भी उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, एवं फ्रेशली प्रीफेयर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मतलब फ्रेशली प्रीफेयर मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब एचसी के बारे में भी समझ लीजिए क्या होता है। एचसी आप जानते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स। अब इसके बारे में समझ लीजिए कि इसको कहते क्या है। इट इज द वैल्यू ऑफ इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड magnetic field that need to be applied to make flux density zero, make flux density जीरो। इसको इसमें इतना ही समझना है। ठीक है, बहुत डिटेल इसको जानना नहीं है। अब इसको अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, पहले तो ये कर्व आपको समझ आएगा कि रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। जिस समय बी को रिमूव कर लिया जाता है, यानी कि जो जिस समय एच की वैल्यू एच को रिमूव किया जाता है, क्योंकि अप्लाई मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ यही है। तो जैसे एच को रिमूव करेंगे वैसे उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बी की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है। जैसे ये रिमूव होगा वी की वैल्यू कुछ रह जाती है, जिसी को बोलते हैं क्या, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी आर से डिनोट करते हैं या इसको रेटेंटिविटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही कर्व आगे बढ़ता है तो एक जैसे जहाँ पे बी की वैल्यू जीरो होती है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगता है, जिसको कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कोर्सिव फोर्स वो वैल्यू है जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को दैट नीड टू बी अप्लाई जीरो करेगा, मेक डेंसिटी जीरो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करता है। ठीक है, और ये जो मेन कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला हुआ है, इसको आप मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोल सकते हैं। और ये फ्रेशली प्रीफेयर करता है मैग्नेटिक मटेरियल में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट आपका टॉपिक है डोमेन थ्योरी, उसको भी समझ लीजिए। डोमेन थ्योरी, ये डोमेन थ्योरी हमें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि आप एक चीज़ ये सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लिया और हमें एक चीज़ इसमें क्लियर हो गया कि जब एच हम अप्लाई करते हैं, एच को अप्लाई करते हैं यदि, तो उस समय उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है जो बी होता है। और जैसे ही हम एच को रिमूव कर देंगे, एच को हमने रिमूव कर दिया, तो बी की वैल्यू कुछ बच जाती है जो बी आर होती है,
जो रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। आप ये कहेंगे कि यदि किसी आयरन की पीस ले लिया जाए, या आप जिस चीज़ पे आप बैठे हैं, यदि आयरन का पीस है या ब्रह्मांड में कोई भी आयरन है, तो यदि उसके साथ या उसमें आपने एच अप्लाई किया और वो हटा दिया, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उसको अट्रैक्ट करना चाहिए किसी अनदर, किसी भी आयरन पीस को। लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकल में होता है नहीं। इसका मतलब कि उसमें बी की वैल्यू एच हटाने के बाद बी की वैल्यू भी जीरो हो, तो ऐसा तो है नहीं। हम तो पढ़े हैं कि रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी होती है। तो इस वजह से एक ऐसी थ्योरी बनाई गई को जो इस बात को सर्टिफाइड कर सके कि एच हटाने के बाद बी की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, लेकिन फिर भी रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी उसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अब समझिए इसको ध्यान से, डोमेन थ्योरी को। डोमेन थ्योरी में ये बताया कि कोई भी यदि आप पीस लेते हैं फेरोमैग्नेटिक का, जैसे मान चलिए कि हमने एक पीस लिया, ठीक है, एक पीस लिया गया, उसमें जो है कि डोमेन बने होते हैं और उस डोमेन के अंदर डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। ये ऐसे मान लीजिए कि हमने बना दिया, ये डोमेन है ये, ठीक है, और हमने इस आयरन पीस में एक एच अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें, इसी बॉक्स को बोलते हैं डोमेन। इस वजह से इसकी नाम रख दी गई डोमेन थ्योरी। अब ये डोमेन थ्योरी क्या बताएगा कि रेजिडुअल फ्लक्स तो है, लेकिन एच को रिमूव कर देने के बाद बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वाल बना हुआ है इसको बोलते हैं ब्लूच वाल। ये जो वाल है, ये अंदर के जो वाल है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लूच वाल, BLOCH वाल। ठीक है, अब जैसे हम एच अप्लाई करेंगे वैसे जितने भी इसके मैग्नेटिक डाइपोल होंगे वो अलाइन हो जाएंगे। तो ये हो गए अलाइन, ये देखिए, ये जैसे अलाइन होंगे वैसे बी की वैल्यू क्या होगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ये आयरन पीस है, कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज इसलिए पढ़ी जा रही है डोमेन थ्योरी, क्योंकि रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी आयरन में, इसका मतलब कि ऑलरेडी हमेशा होना चाहिए। तो किसी भी आयरन पीस को यदि एक बार एच हमने अप्लाई कर दिया, दोबारा यदि अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, इस वजह से डोमेन थ्योरी पढ़ी जा रही है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए कि अब एच को हम रिमूव करते हैं। इसमें बताया है कि जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो डाइपोल बनते हैं वो डोमेन के फॉर्म में होते हैं। ये बन गया डोमेन। ठीक है, एच की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो। तो बी भी रियलिटी प्रैक्टिकल में क्या होता है, जीरो। लेकिन आप अभी पढ़े हैं कि एच की वैल्यू यदि जीरो होगी तो बी क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये बताता है कि यदि एच की वैल्यू आप रिमूव कर देंगे तो जो डोमेन के डाइपोल हैं वो तो अलाइन होंगे, इसका मतलब कि ये BR को डिनोट कर रहा है, लेकिन प्रत्येक डोमेन के डाइपोल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऐसे। तो यदि आप नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे करके, ठीक है, नेट बी की वैल्यू क्या हुई, जीरो। लेकिन हर एक डोमेन में कुछ ना कुछ बी है जो BR के फॉर्म में, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है। तो डोमेन थ्योरी ये बताती है कि नहीं, प्रैक्टिकल में बी की वैल्यू जीरो है, लेकिन उसके अंदर जो डोमेन के फॉर्म में डाइपोल बन रहे हैं उसमें आपका BR की वैल्यू है। बी क्या है, BR मीन्स रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास लिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये डोमेन है, डोमेन थ्योरी इसी को कहते हैं। ज़्यादा आपको पढ़ना है, डोमेन थ्योरी की कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, यदि लिखना है तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट इसमें लिख दे रहे हैं आपको, ध्यान समझिए।
after remove of magnetic field the dipole inside each domain remain aligned, but the domains are not aligned. Each other. जो आपको बताया वही एक मतलब पॉइंट में लिखा है। तो ये डोमेन थ्योरी है, ठीक है। डोमेन थ्योरी सर्टिफाइड करती है इस बात को कि प्रैक्टिकल में बी वी जीरो होता है, लेकिन अंदर जाएंगे तो डोमेन के फॉर्म में बी की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, जिसको बी आर बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक और आता है, उसको भी स्टडी करते हैं। तो जो एक फिनोमिना है मैग्नेटो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। और ये जो फिनोमिना है ये आपका केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही होता है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही ये देखा जाता है कि मैग्नेटो डिस्ट्रैक्शन होता है। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर भी बनाते समय, क्योंकि इसका बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, और हमें मशीन डिजाइन करते समय क्या चाहिए, बी की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो बी की वैल्यू ज़्यादा की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक ये भी फिनोमिना होता है मैग्नेटो डिस्ट्रैक्शन। ये फिनोमिना है क्या? ये फिनोमिना के अकॉर्डिंग टू ये होता है कि यदि इसमें बी की वैल्यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, और यदि हम एच की वैल्यू को चेंज करते रहे, देखिए पहले उसको ध्यान से देखिए, मैग्नेटो डिस्ट्रैक्शन, अब इसमें पॉइंट लिखते चलिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। पॉइंट लिखिए, लिखिए कि इन द फिनोमिना या इट इज फिनोमिना ध्यान से समझिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज अ फिनोमिना इन विच डायमेंशन of ferromagnetic material, of ferromagnetic material change when magnetic field is applied, when magnetic field is applied। तो यदि इस फिनोमिना में ये होता है कि डायमेंशन चेंज होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, यदि मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो। और यदि यही कंडीशन होती है कि यदि अल्टरनेटिंग सप्लाई या अल्टरनेटिंग जो है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड is applied
is applied, then material expand and compress. कहने का ये कि यदि वन डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा, कंप्रेस होगा. इन अल्टरनेट इन अल्टर अल्टरनेट हाफ साइकिल by which अब इसके द्वारा क्या होगा कि मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट होगा. मैकेनिकल वाइब्रेशन are produced which are observed as humming sound in a transformer. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद इसको फिर से आपको समझाते हैं. टू ड्रॉप आउट मैकेनिकल वाइब्रेशन vibration transformer should be mount on mud or rubber mat. अब ध्यान से समझो इस फिनोमिना. ठीक है, देखिए इस फिनोमिना के अंतर्गत जो डायमेंशन होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, डायमेंशन क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है, डायमेंशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक का चेंज होता रहता है मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया जाएगा. और यदि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा और जैसे ही अल्टरनेट होगा दूसरे डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा. यानी कि एक बार बढ़ेगी उसकी डायमेंशन और एक बार क्या होगी, घटेगी. तो ये लगातार जब चेंजेज आएगा तो उसमें इसके कारण से मैकेनिकल वाइब्रेशन क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा. और जिसको हम मैकेनिकल वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, हम सुनते हैं हमिंग साउंड के रूप में. ठीक है, जैसे क्या ट्रांसफार्मर इसका एग्जांपल है. ट्रांसफार्मर में बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि हमिंग जो साउंड आती है ट्रांसफार्मर में वो किस कारण से आती है. तो सीधा बताएंगे कि उसमें जो है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया गया और जिसमें एक फिनोमिना होता है मैग्नेटो स्ट्रैक्शन का, जिसके कारण जो है कि ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड आता है. अब इस मैकेनिकल वाइब्रेशन को ड्रॉप आउट करने के लिए ट्रांसफार्मर में उसको मड का मतलब जो गिट्टी है या कह लीजिए वो है मिट्टी है, उस पर रखा जाता है या तो रबर मैट पे ट्रांसफार्मर को माउंट किया जाता है, बैठाया जाता है. ये इतनी चीज़ें इसमें. और दूसरा एक चीज़ और है जो पीछे भूल चुके थे हम, कि फेरोमैग्नेटिक का जो बीएच ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है. एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, उसका जो बीएच कर्व होता है, बीएच कर्व वो होता है नॉन लीनियर. और यही यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल
मटेरियल की यदि बात करें तो वो होगा लीनियर, BH कर्व लीनियर उसमें बनता है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको मतलब कवर अप होने चाहिए। और इसमें कुछ ज़्यादातर खास आज का जो लेक्चर है मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन पे है, और बाकी आप डोमेन थ्योरी समझ चुके हैं, डोमेन थ्योरी क्यों पढ़ी जाती है, और रेजिडुअल फ्लक्स के ऊपर जो है कि आपका ये लेक्चर बेस है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पॉइंट को लेके आते हैं। नेक्स्ट एक मटेरियल और बचा हुआ है जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को भी लेके उसमें आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।